वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी माशरती बुराइयों पर फैलती हुई गुनाहों की एक दास्तान है जिसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी लपेट में ले रखा है। किसी ने क्या सच ही कहा है कि जो कौमें अपने राइज करदा असूलों की पैरवी करना छोड़ दें वो जल्द ही बर्बाद हो जाया करती हैं। लेकिन जब माशी हालात मुस्तहकम न हो तो लोग असूलों की पाबंदी क्या अपने ही असूल राइज कर लेते हैं और हमेशा के लिए गुनाहों की दलदल में धंस जाते हैं। उनके लिए दीन, मजहब या कानून कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन अगर मजहबी नुक्ता नजर से इसे देखा जाए तो हमारे पुरखों ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने मजहब, दीन और अपने राइज करदा असूलों की रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी जानों का नजराना तक पेश किया। चाहे जिंदगी में जैसे भी हालात क्यों न चल रहे हों, इंसान को अपनी इस्लाह करते हुए मेहनत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे नौजवान की जिंदगी पर मबनी है जो बेरोजगारी और माशी हालात से तंग आकर गुनाहों की दलदल में फंस गया था। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हसन एक तालीम याफ्ता लेकिन बेरोजगार नौजवान था। वो आए रोज मुख्तलिफ दफ्तरों में नौकरी के लिए धक्के खाता फिरता, लेकिन किस्मत की खराबी देखिए कि खूब भाग दौड़ करने के बावजूद उसे कहीं भी अच्छी नौकरी ना मिल सकी। उसने अपनी जिंदगी के अवाइल से ही गुर्बत को बड़े करीब से देखा था, लेकिन आज 20 बरस गुजर जाने के बाद भी वो वहीं का वही था। एक दिन वो अपने मोहल्ले के होटल पर बैठा हुआ अखबार पढ़ने में मशगूल था। वो तेजी से अखबार के अवराक को पलट रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी का कोई इश्तिहार नजर न आया। उसने मुंह बनाते हुए अखबार एक साइड पर रखा और चाय पीने लगा। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए उसकी नजर सामने आने वाले शख्स पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त इशफाक था। इशफाक उसे दूर से ही देखता हुआ मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। हसन ने उसे देखते ही पहचान लिया था। वैसे तो इशफाक भी एक गरीब घर का नौजवान था, लेकिन देखने से उसके ठाट बाट आज बहुत ही शाहाना मालूम हो रहे थे। वो हसन के करीब आते ही खिलखिलाकर बोला, अरे यार हसन, लगता है कि तू अभी तक नौकरी की तलाश में है, तभी तो तेरी बूथी लटकी हुई है। इतना कहकर इशफाक हसन के करीब बैठ गया। हाँ यार इशफाक, तू सच ही कहता है, मैं तो नौकरी तलाश कर करके थक गया हूँ। बस हम जैसे बेरोजगारों का दिन रात यही मशगला तो रहता है। लेकिन तू बता, तू ऐसी अमीराना जिंदगी भला कैसे गुजार रहा है? बाबा तेरे तो ठाठ ही कुछ और हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम कुछ करते भी नहीं हो और इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आ जाते हैं। हसन की ये बात सुनकर इशफाक एक लम्हे को खिलखिलाया। हाँ यार, तू सही कह रहा है। भला मेरे हुलिये से तुझे लगता है कि मुझे नौकरी करने की जरूरत होगी? उसने हसन की जानिब देखते हुए कहा। हाँ यार, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है। इतना कहकर हसन ने अपनी नजरें इशफाक के चेहरे पर गड़ा दी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी चोरी के मुजरिम को देखता है। अरे यार हसन, मैं तुझे अपना काम बता तो दूं, लेकिन ये तेरे बस की बात नहीं। और वैसे भी मेरा काम रात को ही शुरू होता है, जब लोग अपने घरों में आराम की नींद सो रहे होते हैं, तभी मैं पैसे बना रहा होता हूँ। इतना कहकर इशफाक थोड़ा और अकड़ गया और हसन उसे मुतजस्सिस निगाहों से देखने लगा। यार, बड़ा ही अजीब काम है तेरा। हाँ, शायद इसीलिए ही तुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम है? आज तो तू मुझे बता ही दे। हसन की ये बात सुनकर इशफाक ने फिर एक जोरदार कहका लगाया। ओ अच्छा, इसका मतलब तुम भी मेरे साथ काम करना चाहते हो? मोस्ट वेलकम। वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरे काम में मेरा हाथ बटाए। लेकिन इशफाक, मैं तेरे साथ एक शर्त पर काम करूंगा, अगर मुझे मेरे काम के पैसे कुछ मुनासिब मिले तो। अरे यार हसन, कर दी ना तूने छोटी बात। आखिर तुम गरीबों के मसले ही खत्म नहीं होते। भला पैसा क्या अहमियत रखता है मेरे आगे? तू जितना कहेगा मैं तेरे मुंह पे दे मारूंगा। ये कहकर इशफाक जोर जोर से हंसने लगा और हसन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अच्छा चल बता, क्या काम है? इशफाक ने फौरन ही हसन को खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके कान में सरगोशियां करने लगा। अगले ही लम्हे हसन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि इशफाक ऐसा काम भी कर सकता है। उसका ख्याल तो बस यही था कि वो कोई गैर कानूनी काम करता होगा
लेकिन वो इस नहर तक भी जा सकता है, इसका तो हसन ने कभी ख्यालों में भी ना सोचा था, क्योंकि इशफाक अब कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी करता था और उन लाशों को एक अस्पताल के अमले को बेच दिया करता था। उधर डॉक्टर्स और अस्पताल का अमला मुर्दों को ऐसे डॉक्टर्स को सौंप दिया करते जो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो लोग इन मुर्दों पर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किया करते थे, इसीलिए आए रोज ही उन्हें मुर्दा लाशों की जरूरत हुआ करती थी और इस काम के पैसे भी बहुत थे। हसन का दिल बिल्कुल भी ना मान रहा था कि वो ऐसे बुरे काम में इशफाक का साथी बने, लेकिन अपने घर के हालात को देखते हुए आखिरकार उसने इस काम की हामी भर ली। अगली रात वो बाकायदा तौर पर इशफाक के साथ कब्रिस्तान जाने को तैयार था। वो सबसे पहले तो इशफाक के घर पहुंचा और वहां से वो दोनों अस्पताल गए। हॉस्पिटल का अमला तो जैसे पहले से ही उनका मुंतजिर था। उन दोनों ने वहां से एम्बुलेंस ली और एम्बुलेंस का रुख कब्रिस्तान की जानिब मोड़ दिया। ये काली रात थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर हल्की फुल्की गरज चमक भी हो रही थी और कभी कभी चांद भी बादलों की ओर से आ चमकता था। जैसे ही बादल चांद के आगे से हटते तो कुछ लम्हों को रोशनी फैल जाती और फिर जैसे ही बादल चांद के सामने आते तो दोबारा से अंधेरा हो जाता। अब हल्की हल्की फुहार भी पड़ने लगी थी। हसन और इशफाक कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। इशफाक आगे आगे और हसन डरते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। इशफाक कब्रिस्तान में ऐसे टहल रहा था जैसे किसी पार्क में घूम रहा हो, जबकि इसके बरक्स हसन कांपती और लरसती टांगों से इशफाक के पीछे पीछे चला आ रहा था। इशफाक इस वक्त किसी खोजी कुत्ते से कम ना लग रहा था, जैसे वो किसी की बू सूंघ रहा हो। जल्द ही उसने एक नई कब्र खोज ली। कब्र की हालत से अंदाजा हो रहा था कि जैसे अभी चंद रोज पहले ही इसे बनाया गया हो। इशफाक जो कि पहले ही अपने इंतजामात मुकम्मल करके आया था, उसने कब्र खोदने में देर न लगाई और जल्द ही लाश निकाल ली। लेकिन हसन पथराई हुई नजरों से इशफाक को देखे जा रहा था। अबे साले, तू मुर्दा बन गया है, इधर आना, कितनी वजनी लाश है, इसे निकालने में मेरी मदद कर। जैसे ही इशफाक की आवाज हसन के कानों में पड़ी तो उसे एक झटका सा लगा और वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। वो घबराया हुआ आगे बढ़ा और इशफाक की मदद करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने लाश को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया और अस्पताल की जानिब निकल गए। इशफाक बड़ी तेजी से एम्बुलेंस को भगाए हुए अस्पताल की जानिब बढ़ रहा था। अरे मेरे शेर, आज तूने बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसे ही तू डर रहा था, देखा ना, आज तो तेरा पहला दिन है, इसीलिए ही तू घबरा रहा था। बस चंद दिन में तू भी मेरी तरह प्रैक्टिकल हो जाएगा और तुझे किसी भी चीज से खौफ नहीं आएगा। इतना कहकर इशफाक ने अपनी जेब से एक 5,000 का नोट निकालकर हसन की जानिब बढ़ा दिया। 5,000 का नोट देखते ही हसन की आंखों में तो जैसे लालच उमड़ आई थी। भला इससे अच्छा और काम क्या हो सकता था जिसमें 5,000 रुपए रोज मिल जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी इशफाक की तरह होता जा रहा था और वो दोनों हर दूसरे तीसरे रोज कब्रिस्तान से एक लाश निकालकर अस्पताल वालों को बेच दिया करते थे। हसन को इस काम में बहुत कबाहत महसूस होती, लेकिन वो फिर भी इशफाक के सामने इस चीज को जाहिर न होने देता। खैर, वक्त गुजरता गया और हसन भी इशफाक की तरह माहिर हो गया। ये रात भी अंधेरी और वहशतज़दा थी जब इशफाक और हसन एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए। रोज की बजाय आज हसन आगे आगे और इशफाक उसके पीछे चल रहा था। हसन ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी और वो बार बार मुख्तलिफ कब्रों को देख रहा था, क्योंकि दिन को उस रास्ते से गुजरते वक्त हसन ने आज एक नई कब्र इस कब्रिस्तान में देख ली थी और आज वो दोनों उसी मुर्दे का शिकार करने आए थे। इस मुर्दे की तदफीन के वक्त हसन भी वहां मौजूद था। ये शायद किसी खातून की लाश थी। जनाजे में आए सभी लोग उस खातून की तारीफें कर रहे थे कि वो एक बहुत नेक और पारसा खातून थी। इसके साथ साथ वो खुदा तरस और लोगों का गम भी बांटने वाली थी। उस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को कोई तकलीफ ना दी थी और ना ही किसी गैर महरम शख्स को अपनी सूरत दिखाई थी। ये तमाम बातें हसन ने उस औरत के जनाजे में लोगों से सुनी थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ था कि हसन का ज़मीर अब मर चुका था। उसकी नजरों के सामने तो बस 5,000 का नोट घूम रहा था और वो जल्द से जल्द उस कब्र को ढूंढना चाहता था। जल्द ही उसने उस कब्र को ढूंढ निकाला और मुर्दे के पांव की तरफ बैठकर कब्र को खोदना शुरू कर दिया। इस सारे काम में उसे तकरीबन आधा घंटा लगा और जल्द ही उसने लाश को अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि वो उस औरत की लाश को खींचकर कब्र से बाहर निकालता, एकदम से कब्र में आग भड़क उठी। आग को देखते ही हसन चीख उठा
और कब्र से बाहर निकल भागा। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर कब्र के बाहर गिर गई थी। वो इतनी जोर से चीखा था कि कब्र के पास ही बैठा हुआ इशफाक बुरी तरह से घबरा गया। उसने भी हसन की चीख सुन ली थी। क्या हुआ हसन, तुम क्यों चीख रहे हो? अरे पागल, लोग जाग जाएंगे, होश में आओ, उसने हसन को झिंझोड़ते हुए कहा। वो वहां क्या हुआ? वहां क्या है? वो कब्र में मुर्दा नहीं बल्कि आग है। क्या कहा? कब्र में मुर्दा नहीं? अरे तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, कब्र में मुर्दा नहीं है बल्कि आग है। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो, हसन ने घबराए हुए लहजे में कहा। अरे यार, मुझे तो लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं इशफाक, तुम भी मत जाओ प्लीज, वहां आग है। फजूल बकवास मत करो हसन, इतना अरसा हो गया है मुझे कब्रिस्तान से मुर्दे निकालते हुए, आज तक मुझे किसी कब्र में आग नजर नहीं आई, और तुम कह रहे हो कि इस कब्र में आग है। ये कहते हुए इशफाक आगे बढ़ गया। शायद उसे हसन की बातों पर यकीन न आ रहा था। उसने नीचे पड़ी हुई टार्च उठाई और कब्र के अंदर झांकने लगा। वो एकदम से भौचक्का रह गया था, क्योंकि हसन ठीक ही कह रहा था, कब्र के अंदर मुर्दा नहीं बल्कि आग जल रही थी। इससे पहले कि इशफाक कुछ और समझता, एक नस्वानी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तलाश कर रहे हो तुम, ऐ बदबख्त इंसान? तुझे मुर्दों के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं। आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू लोगों की मैयतों का यह हाल करे? इशफाक ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वहां एक खातून कफन में लिपटी हुई उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और खा जाने वाली नजरों से इशफाक को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से जैसे कहर बरस रहा था। इशफाक उसे देखते ही थर थर कांपने लगा। उसे मुर्दों को देखकर कभी भी इतना खौफ ना आया था जितना इस मुर्दे को देखकर आ रहा था। वो वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन चंद कदम भागने के बाद वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अगले ही लम्हे फिर उस औरत की आवाज इशफाक के कानों में गूंजी। तुझे शर्म नहीं आती? तू मैयतों को बेचता है। इंसान तो इंसान, तुझे खुदा का भी डर नहीं। बस आज तेरा आखिरी दिन है। इतना कहकर वो औरत इशफाक की जानिब बढ़ी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी भी कब्रिस्तान वापस न लौटूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। ओ नहीं, अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुमको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उस लाश के मुंह से एक खौफनाक सी आवाज निकली। ये सारी बातें हसन भी दूर से खड़ा हुआ सुन रहा था। अगले ही लम्हे पूरे कब्रिस्तान में एक जोरदार बिजली कड़की और उस मुर्दा औरत की लाश ने इशफाक को गर्दन से दबोच लिया। वो मुर्दा खातून इशफाक के गले को बड़े जोर से दबा रही थी और उसकी आंखें बाहर को निकलती जा रही थी। हसन को अब समझ आने लगी थी कि इशफाक की मौत यकीनी है, इसलिए वो अपनी जान बचाने की फिक्र करने लगा। जैसे ही उसने कब्रिस्तान से भागने का इरादा किया तो उसे ये महसूस हुआ कि उसकी टांगे पत्थर की हो गई हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो गिरता बढ़ता कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। वो फौरन ही एम्बुलेंस में बैठा और उसे भगाकर कब्रिस्तान से दूर निकल गया। वो अब एक महफूज जगह पर आ चुका था, लेकिन बार बार अब भी पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो मुर्दा औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही। अस्पताल पहुंचने पर हसन ने एम्बुलेंस वहां खड़ी की और कब्रिस्तान में पेश आने वाला वाकया अस्पताल के अमले को बताने लगा। दूसरे ही दिन ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को कब्रिस्तान से इशफाक की लाश मिल गई थी और उन्होंने एक कब्र को भी वहां खुदा हुआ पाया। बस उस रोज के बाद हसन ने हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली, क्योंकि अगर वो तौबा ना करता तो उसका भी वही हाल होता जो इशफाक का हुआ था। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।